एवरीवन, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जिस क्वांटिटी की वजह से मैकेनिक्स में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे कि किसी बॉडी को आपको मोशन में लाना है, रोटेट करना है, किसी बॉडी को आपको रुकाना है, किसी बॉडी को आपको इजीली लिफ्ट अप करना है, ठीक है। सो ये जो सारी चीजें हैं वो चीजों के लिए एक बहुत ही बेसिक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन सभी चीजों को फॉलो करती है, मतलब इन सभी चीजों को रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो ऐसा है कि भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की नीड क्या है? अब देखिए, जैसे कि मैकेनिक्स में हम लोग बात करते हैं लीनियर मोशन की या ट्रांसलेशनल मोशन की, तो मान के चलिए कि लीनियर मोशन में कोई एक बॉडी है, सपोज दिस इज अ बॉडी, और इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। सबसे पहले तो हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि व्हाट इज बॉडी, है ना। सो बॉडी इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट हैविंग सम डायमेंशंस, मतलब ऐसी कोई भी चीज कि जिसको कुछ ना कुछ डायमेंशंस है उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी। मतलब हम उसका एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी वगैरह कुछ ना कुछ उसके डायमेंशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ ना कुछ उसको डायमेंशन है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? बॉडी। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हो एन ऑब्जेक्ट हैविंग डायमेंशन। तो जिस किसी ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ डायमेंशन है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? बॉडी। एंड एवरी बॉडी कंसिस्ट ऑफ और मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हर एक बॉडी जो बनी हुई है वो बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी ले लीजिए, तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है? तो सेल्स है। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में इन सेल्स को हम बॉडी पार्टिकल्स बोल सकते हैं। तो वो बहुत सारे सेल्स एक साथ में आके बॉडी बन जाती है हमारी ह्यूमन बॉडी। तो ऐसे कोई भी चीज, जैसे कि ये मार्कर है, तो ये छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ है। तो एवरी बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दूसरी चीज तो ये है कि बॉडीज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। बॉडीज दो प्रकार के होते हैं। तो एक बॉडी देखिए, अब बॉडी है और बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल से बॉडी बनी हुई है। तो अगर हम लोग किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली फोर्स लगाते हैं, हमने क्या किया? उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली फोर्स लगा दिया। अब बॉडी कैसे बनी हुई है? तो बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है, और हमने फोर्स लगाने की वजह से क्या हो गया? तो उस बॉडी का शेप एंड साइज जो है वो नहीं बदल रहा है। हमने फोर्स तो लगा दिया, लेकिन उसका जो शेप है, उसकी जो साइज है वो नहीं बदली। तो ये एक प्रकार हुआ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे स्पंज है, मैंने क्या किया? इसके ऊपर फोर्स लगाया, बराबर है, और क्या हुआ? तो इसका शेप बदल गया। मैंने फोर्स लगाया, इसका शेप बदल गया। मतलब क्या हुआ? इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे, मान के चलिए कि यहाँ पे एक पार्टिकल था, यहाँ पे एक पार्टिकल था, अब इसको मैंने ऐसे दबाया तो इन दो पार्टिकल के बीच में का डिस्टेंस बदल गया। तो ये दूसरा प्रकार बॉडी का, मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूं और फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है? एक तो बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में का डिस्टेंस बदल रहा है, मतलब उसका शेप एंड साइज बदल रहा है। और दूसरी बॉडी की जिसमें शेप एंड साइज बदलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल एक मार्कर ले लीजिए, इसको मैंने ऐसे दबाया, इसका शेप तो बदल रहा नहीं है। तो ये एक प्रकार का बॉडी, और वो स्पंज वाला वो एक दूसरे प्रकार का बॉडी। तो जिसमें हम फोर्स लगाने के बाद बॉडी के बीच अंदर जो पार्टिकल्स है
उन पार्टिकल के बीच में का डिस्टेंस बदलता नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। और जिसमें पार्टिकल के बीच में का डिस्टेंस बदल जाता है उसको हम बोलेंगे नॉन रिजिड बॉडी। समझ में आ रहा है? रिजिड बॉडी कौन सी बॉडी हुई? तो जिसमें हमने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने की वजह से बॉडी का शेप एंड साइज जो कुछ भी है वो नहीं बदल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। अगर शेप एंड साइज बदल रहा है तो उसको हम बोलेंगे नॉन रिजिड बॉडी। जैसे कि स्पंज का एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये आपका कपड़ा हुआ, जैसे कि ये बोर्ड है, तो बोर्ड का इधर मैं ऐसा फोर्स लगाता हूँ तो इसका शेप एंड साइज तो कुछ बदलने वाला है नहीं, तो ये हुआ रिजिड बॉडी। आपकी दीवार हुई, ये रिजिड बॉडी है। तो जहां पे हम फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने की वजह से उसका शेप एंड साइज अगर बदलता नहीं है तो उसको हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। लेकिन ऐसा अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं, किसी भी बॉडी को, मतलब अगर हम लोग देखेंगे परफेक्टली रिजिड बॉडी की बात करते हैं, है ना, परफेक्टली रिजिड बॉडी का मतलब क्या? हम कितना भी फोर्स लगाएंगे तो भी उसके कोई भी दो पार्टिकल के बीच में का डिस्टेंस बदलना नहीं चाहिए। मतलब क्या? हम फोर्स तो लगाएंगे, फोर्स का अमाउंट बढ़ाएंगे, फिर भी क्या होना चाहिए? उस बॉडी का शेप एंड साइज बदलना नहीं चाहिए। और प्रैक्टिकली ऐसा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि ये बोर्ड ले लीजिए आप, इस बोर्ड को मैंने ऐसे मारा तो ये टूटने वाला तो है नहीं, लेकिन हथौड़ा लेके आया और उसको तोड़ने की कोशिश करूंगी तो डेफिनेटली ये टूट जाएगा। मतलब क्या है कि ये परफेक्टली रिजिड नहीं है। या ये मार्कर की बात कर रहे थे, ये भी परफेक्टली रिजिड नहीं है। दीवार की बात करेंगे, दीवार को हम सब लोग मिलकर अगर इसको ढकेलने की कोशिश करेंगे तो ये तो गिरने वाली है नहीं, लेकिन अगर इसके ऊपर बुलडोजर लाके चढ़ाएंगे तो डेफिनेटली टूट जाएगी। मतलब ये परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। तो देयर इज नो परफेक्टली रिजिड बॉडी इन द यूनिवर्स। नोट करने लायक पॉइंट है, तो शॉर्ट में एक नोट करके रखने का क्या? देयर इज नो perfectly rigid body in the universe, है ना। अभी स्टोन ले लीजिए आप, स्टोन हुआ या दीवार हुई, बोर्ड हुआ, मार्कर हुआ, ये अप्रोक्सीमेटली परफेक्टली रिजिड बॉडी है। अप्रोक्सीमेटली रिजिड बॉडीज बनेंगे, परफेक्टली रिजिड तो नहीं बोल सकते। परफेक्टली रिजिड किसको बोलेंगे हम लोग? तो कितना भी फोर्स लगा लीजिए आप, शेप एंड साइज बदलना नहीं चाहिए। तो ये छोटी सी चीजें हैं। जैसे कि हमने देखा बॉडी क्या होती है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग डायमेंशन, उसको हम बोलेंगे बॉडी। हर बॉडी के अंदर क्या है? तो बहुत सारे पार्टिकल से बॉडी बनी हुई है, और बॉडी जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिजिड बॉडी, दूसरा होता है नॉन रिजिड बॉडी। जिस बॉडी के अंदर के पार्टिकल के बीच में का डिस्टेंस बदलेगा नहीं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको बोला जाएगा रिजिड बॉडी। और जिसमें सफिशिएंटली आप कोई भी दो पार्टिकल के बीच में का डिस्टेंस बदल सकते हो बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, उसको बोला जाएगा नॉन रिजिड बॉडी। तो दिस इज योर रिजिड बॉडी सपोज। और इस बॉडी के अंदर क्या है? बहुत सारे पार्टिकल से ये बॉडी बनी हुई है। और अगर इस बॉडी का होता है ट्रांसलेशनल मोशन, कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है बॉडी? ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। और यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल लिया, इधर एक पार्टिकल लिया, इधर एक पार्टिकल, ये बहुत सारे पार्टिकल है। और ये जब ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं तो सब पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है, और दे मतलब वेलोसिटी सेम होती है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सबका सेम होता है ना। तो इसका इधर 3 मीटर पर सेकेंड है, तो इनका सबका 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ये भागेंगे। और इसकी वजह से क्या होता है ना, हमें इस बॉडी का
अगर वेलोसिटी किसी कैलकुलेशन पर्पस के लिए लेना है तो वो लेना हमारे लिए आसान हो जाता है। आसान इसलिए होता है कि सबकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब आप डायरेक्टली वो ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन परफॉर्म करिए तो डायरेक्टली वो बॉडी की वेलोसिटी बोले तो उसका किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी ले सकते हो, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन हुआ या रेक्टिलिनियर मोशन है, इसमें क्या होता है कि ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। ओके, अब ये तो सिंपल सी बात हुई, इसमें सेंटर ऑफ मास का कुछ रेफरेंस तो है नहीं, लेकिन जब भी कभी बात आती है रोटेशनल मोशन की, मान के चलिए कि ये बॉडी है एंड दिस बॉडी इज रोटेटिंग, one second, this is a body and this body is rotating about an axis passing through some point। मान के चलिए कि इस पॉइंट से ऐसे पास हो रहे हैं एक्सिस, और इसके बाजू में ये बॉडी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। अभी रोटेशनल मोशन क्या होता है, तो इट इज सिंपली कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, तो ऐसा मोशन कि जिस मोशन पे बॉडी के अंदर का हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा, मतलब सभी पार्टिकल सर्कल में घूमेंगे, मतलब सर्कल बनाएंगे और सभी सर्कल का सेंटर एक ही लाइन में आएगा, इसलिए उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो हर एक पार्टिकल, अब देखिए इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, जैसे कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बहुत सारे पार्टिकल से ये बॉडी बनी हुई है। अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई ये वाला पार्टिकल का डिस्टेंस है r1, इसका मास है m1, ये वाले पार्टिकल का डिस्टेंस है r2, मास है m2, इस वाले पार्टिकल का डिस्टेंस है r3, मास है m3। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और इन सभी पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है अलग अलग डिस्टेंस पे है ये पार्टिकल सभी के सभी, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे। अब क्या होता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब क्या, तो सर्कुलर मोशन में एक बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है, दैट इज v is equals to r omega। v is the linear velocity, r is the radius, omega is the angular velocity। अब देखिए होता क्या है कि अलग अलग पार्टिकल का रेडियस जो है सर्कल का वो अलग अलग बनेगा। मतलब ये वाला पार्टिकल क्या करने वाला है आपका, ये ऐसे यहाँ पे सर्कल बनाएगा, ये वाला ऐसे यहाँ पे सर्कल बनाएगा, ये वाला ऐसे यहाँ पे सर्कल बनाएगा। तो सभी पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं और सभी पार्टिकल ने बनाए वाले सर्कल का रेडियस अलग अलग है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी भी अलग अलग आएगी, और कैलकुलेशन पर्पस के लिए आपने एग्जैक्टली इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी लेनी है, ये हो जाता है डिफिकल्ट। तो हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए बॉडी के अंदर, अभी हमारा कैलकुलेशन की तो वाट लग गई, मतलब हम करने जा रहे थे बहुत आसान चीज, लेकिन बन गया बहुत क्रिटिकल कार्यक्रम। मतलब एक बॉडी के अंदर कितने पार्टिकल्स है, तो लार्ज नंबर ऑफ इन्फिनाइट पार्टिकल है। अभी इनके एवरेज वेलोसिटी निकालना पॉसिबल तो नहीं होता है प्रैक्टिकली। तो ऐसे केस में, ये जो केस है, इसमें आप अगर लीनियर वेलोसिटी आपको इस बॉडी की लेनी है तो आप कैसे लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हमने क्या किया, एक कंक्लूजन निकाला, एक बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकाला कि जिस पॉइंट पे क्या होता है, जो पूरे बॉडी का इफेक्ट होता है ना, पूरे बॉडी का इफेक्ट जो होता है वो एक सिंगल पॉइंट का इफेक्ट होता है। पूरे बॉडी का इफेक्ट बोले तो एक सिंगल पॉइंट का इफेक्ट। मान के चलिए कि आपकी बॉडी कितनी है, बॉडी का मास है आपका 100 किलोग्राम,
100 किलोग्राम कितने पार्टिकल का मास है? अभी ये बहुत सारे पार्टिकल है बॉडी के अंदर, उन सभी पार्टिकल को मिला के 100 किलोग्राम बना है। तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये 100 किलोग्राम जो है ना वो एक सिंगल पॉइंट का मास है। आप बोलेंगे सर पागल हो गया, तो सर कुछ भी बोल रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट का मास, एक छोटे से पॉइंट का मास 100 किलो कैसे होगा? तो भाई होता है। कैसे? मान के चलिए कि हमने क्या किया, एक बॉडी ली और उस बॉडी को हमने क्या किया, अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगा के उस बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर सिचुएशन हमने क्रिएट की, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, देखिए मेरे पास, कौन सी है? दिशा पब्लिकेशन, ओके। ये बॉडी सॉरी बुक है मेरे पास, और मैंने क्या किया है, इस बुक को 5 जगहों पे फोर्स लगा के, देख लीजिए 5 उंगलियां, मेरे हाथ को तो 5 ही उंगलियां है, तो किसी किसी को 6 होती है इसलिए बोल रहा हूं। तो क्या है कि मैंने इसके अंदर एक सिचुएशन क्रिएट की, कैसे कि इसके 5 अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगा के ये सिचुएशन मैंने क्रिएट की। मान के चलिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पे 0.5 न्यूटन, कितना 0.5 न्यूटन इतना फोर्स लगा के मैंने ये सिचुएशन क्रिएट की। तो क्या मैं 0.5 न्यूटन सेम फोर्स लगा के इस बॉडी के अंदर सेम सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूं? तो इसका आंसर होगा यस, व्हाई नॉट। अब देखिए वो सेम फोर्स अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ना, इधर 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 कहीं पे ऐसे आप कर सकते हो, तो एग्जैक्टली इसके बीच में अगर ये फोर्स में लगाऊंगा ना तो क्या हो जाएगा, फिर से अभी स्टेडी है नहीं इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो सेम फोर्स लगा के मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर सेम सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब पहले मैंने 5 पॉइंट पे फोर्स लगाया था, अभी क्या हो गया, मैंने एक सिंगल पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है। तो क्या हुआ, बॉडी के अंदर सेम सिचुएशन क्रिएट हुई। तो मतलब ये बनता है कि पूरे बॉडी का जो इफेक्ट है वो एक सिंगल पॉइंट का इफेक्ट बनना चाहिए। मतलब पूरे बॉडी के ऊपर आने वाला इफेक्ट अलग अलग पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा के अगर आप किसी बॉडी में एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट कर पाते हो और वही सेम सिचुएशन सेम फोर्स लगा के लेकिन एक सिंगल पॉइंट पे लगा के अगर आप क्रिएट कर पा रहे हो, मतलब उस बॉडी का वो बन जाता है सेंटर ऑफ मास। मतलब बॉडी के अंदर का एक ऐसा पॉइंट, एक ही पॉइंट है, बॉडी के अंदर का एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। और उस पॉइंट को हम बोलेंगे बॉडी का सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है? तो द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई बॉडी के अंदर, मतलब हर एक बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर हम लोग उस बॉडी के ऊपर अलग अलग पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा के जो कुछ भी सिचुएशन क्रिएट कर पा रहे हो, वही सेम सिचुएशन अगर हम सिंगल पॉइंट के ऊपर सेम फोर्स लगा के अगर कर पा रहे हैं तो उस बॉडी का वो बन जाता है सेंटर ऑफ मास। तो एग्जैक्टली यही चीज हम यहाँ पे करेंगे। मतलब क्या कि इन सभी पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, तो अलग अलग है, और कैलकुलेशन पर्पस के लिए किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, आसान नहीं था। तो हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट निकाल लिया कौन सा, कि जो पूरे बॉडी का इफेक्ट दे रहा है, और उसी पॉइंट को हमने माना सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास का कंसीडर करेंगे। बॉडी को अगर मोशन में लाना है तो फोर्स एग्जैक्टली हम कहाँ पे लगाएंगे, तो सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे। किसी बॉडी को अगर हमें उठाना है, आसान तरीके से उठाना है,
तो फोर्स हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगाएंगे। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। तो हर एक बॉडी के अंदर एक ही पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है नेवल, आपका जो बेबी है नेवल है, ओके। वहाँ पे नाभि पे आपका पूरा मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। मतलब एग्जैक्टली किसी को आप ऐसा हॉरिजॉन्टली लेटाते हो, ऐसा लेटाते मतलब ऐसा ये नहीं है, नहीं तो आप कुछ अलग मतलब निकालिए मत। तो आप ऐसा उसको बीच में अगर ऐसा फोर्स लगाएंगे तो आप आराम से उसको हॉरिजॉन्टली पकड़ सकते हो। दैट इज बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो दूसरी चीज ये है कि भाई सेंटर ऑफ मास इस तरीके से कैलकुलेट हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास आपको समझना जरूरी था, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट ऑफ मास, देखिए ये आपका x axis है, this is your y axis, and here one body is situated at this point, okay। so हमने यहाँ से अब तक एक वेक्टर ड्रॉ किया और ये इसका मास है m1 या m बोल दीजिए इसको, ये आपका ओरिजिन है। यहाँ से ये r इतने पोजीशन पे सिचुएटेड है, r वेक्टर इसका। तो मोमेंट ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी और मास ऑफ द पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। मतलब आपका जो कुछ भी रेफरेंस पॉइंट है, वो रेफरेंस पॉइंट से वो परपेंडिकुलर उसका मोमेंट आर्म करते हैं हम लोग, कहते हैं उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मोमेंट आर्म कितना है। तो मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मास into perpendicular distance from reference point से perpendicular distance। therefore in this case में moment of mass आपका बन जाएगा क्या, तो मोमेंट ऑफ मास आपका बन जाएगा, देखिए मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज m इनटू r वेक्टर। ओके, सो मोमेंट ऑफ मास प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सो सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ मास समझना है। इसका मोमेंट ऑफ मास का SI यूनिट होगा, देखिए किलोग्राम मीटर। ओके, मोमेंट ऑफ मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर होता है, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, this is y axis and this is your x axis, we have two particle system। मतलब ये ओरिजिन है आपका, यहाँ पे
एक पार्टिकल सिचुएटेड है, इसका मास है m1 और इसका पोजीशन है r1 वेक्टर, और m2 है, इसका पोजीशन है r2 वेक्टर। अब देखिए ये दो पार्टिकल हैं और इन दो पार्टिकल से एक सिस्टम बना हुआ है। अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो इन दो पार्टिकल से बनी हुई जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ मास, सॉरी मैंने आपको वो बोलते बोलते गलती से स्केलर क्वांटिटी बोल दिया था, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, मोमेंट ऑफ मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मास, ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास मतलब क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ मास कंजर्व होगा। अभी कैसे, तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स in a system is equals to moment of mass of system। क्या, sum of moment of mass of the particles in the system is equals to moment of mass of the system। तो अगर हम लोग सम लेते हैं किसकी, पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ मास की, सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल है, यहाँ पे दो पार्टिकल्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम क्या है, तो ये दो पार्टिकल की सिस्टम है, तो मान के चलिए सिस्टम का मास क्या हो जाएगा आपका, तो m1 प्लस m2, और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मान के चलते हैं RCM वेक्टर, बोले तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो ये RCM वेक्टर अगर हम देखेंगे तो RCM वेक्टर बराबर बन जाएगा आपका क्या, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। और ये बन गया आपके सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का फार्मूला। अगर आपके पास फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सिस्टम के अंदर, क्या है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो आपके सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए तो फार्मूला बन जाएगा RCM वेक्टर बराबर क्या आएगा, तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस so on plus mn rn vector divided by total mass, that is m1 plus m2 plus m3 plus so on up to mn। तो सिंपली इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर ऐसा होता है कि m1 is equals to m2 होता है, आपके पास दो पार्टिकल का सिस्टम है एंड m1 is equals to m2 है, तो क्या बन जाएगा, RCM वेक्टर बराबर क्या, तो r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 आएगा। मतलब ये बनता है कि एग्जैक्टली उस बॉडी के मिड पॉइंट पे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। सो दिस इज द
फार्मूला विच इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आपके पास डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर्स अगर दिए हुए हैं तो उन केसेस पे हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए RCM वेक्टर बराबर आपने निकाला, हमने निकाला एक्चुअली फार्मूला ये वाला M2 R2 वेक्टर प्लस सो ऑन अप टू nth पार्टिकल डिवाइडेड बाय, एक तो आप कैपिटल M लिख सकते हो या M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू n, ऐसा लिख सकते हो। फॉर आइडेंटिकल पार्टिकल्स अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स है आपके पास, मतलब M1 इज इक्वल्स टू M2 इज इक्वल्स टू M3, ये सभी के सभी सेम है, Mn इज इक्वल्स टू M है, तो हम क्या बोलेंगे RCM वेक्टर बराबर R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 प्लस सो ऑन Rn वेक्टर, है ना। इसमें से m तो कॉमन निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय n टाइम्स m हो जाएगा, तो आपका ये वाला m इधर का m कैंसिल हो जाएगा, तो RCM वेक्टर बराबर फार्मूला आएगा R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर अप टू nth डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हैं। अब देखिए फैक्टर्स, फैक्टर्स जिसके ऊपर सेंटर ऑफ मास क्या करता है, डिपेंड करता है। अब देखिए सबसे पहली बात तो सिमेट्रिकल शेप की अगर बॉडी है, बॉडी कैसी है, सिमेट्रिकल शेप की है। फॉर सिमेट्रिकल शेप बॉडीज, है ना, सिमेट्रिकल शेप बॉडीज, सेंटर ऑफ मास is at geometrical center, है ना। बॉडी का एज पर ज्योमेट्री एक सेंटर होता है, ठीक है, तो ज्योमेट्री के हिसाब से जो सेंटर आता है वहां पे ही इसका सेंटर ऑफ मास आ जाता है। लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ग्रेविटी का इफेक्ट अगर सेम है ना, तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ज्योमेट्रिकल सेंटर तीनों एक ही जगह पे आएंगे। अनसिमेट्रिकल शेप की बॉडी अगर है तो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिकल सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं होते। ओके, देन दूसरी चीज, सेंटर ऑफ मास जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, बॉडी के अंदर मतलब मास कितना है इसके ऊपर तो डिपेंड है, टोटल मास कितना है, कितने पार्टिकल्स है। दूसरी चीज वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए वाले हैं बॉडी के अंदर, तो जिस तरीके से वो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ पे आएगा। जनरली ऐसा होता है कि जिधर बॉडी का मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुए वाला है वहां पे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता है। जैसे कि देखिए बैट होता है क्रिकेट का, उसका जो लोअर पार्ट होता है वो ज्यादा हेवी होता है ना, तो लोअर पार्ट हेवी होने की वजह से ब्रॉड भी होता है, हेवी भी होता है, वहाँ पे थोड़ा मास ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ज़्यादा स्ट्रोक लगने के लिए, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्रिकेट बैट में
बॉटम की तरफ आता है। समझ में आ रहा है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये मार्कर है, तो ये मान के चलिए कि यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? एग्जैक्टली बीच में आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल शेप की बॉडी है इसलिए। देन ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेंटर छोड़ के कहीं और होगी। सॉरी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है मास छोड़ के कहीं और पे होगी। मतलब इट मे बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द मास। जैसे कि देखिए, अगर आपने एक रिंग ली, यूनिफॉर्म रिंग ली, तो यूनिफॉर्म रिंग का ये सिमेट्रिकल बॉडी हो गई तुम्हारी, और सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है वो आएगा कहाँ पे? एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। और ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ पे होता है? तो अंदर, जहाँ पे मास नहीं होता है। रिंग तो ऐसे बाहर होगी, जैसे कि ये वाली रिंग है ना, ये रिंग है, तो इसका अगर ये तो थोड़ा यहाँ पे जा रहा है लेकिन सिमेट्रिकल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बीच में होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मास के छोड़ के बाहर भी हो सकती है, ये ध्यान में रखना है। देन अगर बॉडी क्या कर रही है? प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होगी। अगर बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो बॉडी की जितनी वेलोसिटी होगी उतनी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज इन प्योर रोटेशनल मोशन, लेकिन इन ट्रांसलेशनल एंड रोलिंग मोशन है या ट्रांसलेशनल मोशन है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होती है? आपकी बदल जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थोड़े से आप केयरफुली ध्यान में रखिए। देन सेंटर ऑफ मास जो होता है, मतलब ये तो क्लियर हो गया आपको कि सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में या रोलिंग मोशन में उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो होती है, रोटेशनल मोशन में उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। मतलब प्योर रोटेशनल मोशन अगर है तो उसमें 0 होती है। सेकेंड थिंग, जो आपका सेंटर ऑफ मास है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसा चूज कर रहे हो या आप ओरिजिन किस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हो, इसके ऊपर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन डिपेंड नहीं करता है। अब क्यों? ये थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, आप ठीक से सुन लीजिए। मान के चलिए कि यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर क्या है? कुछ पार्टिकल्स, मतलब ये स्क्वायर के कॉर्नर पे यहाँ पे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम ऐसे हमने यहाँ पे अरेंज करके रखे। अब एक एग्जांपल इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मतलब कंसेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। अब देखिए, हेवियर पार्ट इधर है, लोअर पार्ट, तो मान के चलते कि ये मिडल पार्ट है आपका, तो डेफिनेटली आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आएगा इसके नीचे। मान के चलिए कि यहाँ पे कहीं तो भी आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग रेफरेंस पॉइंट 4 किलोग्राम को लेते हैं, 3 किलोग्राम को लेते हैं, या 1 को 2 को, किसी को भी ले लीजिए, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यहीं पे रहेगी, वो बदलेगी नहीं। और इसी को हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, मतलब मैंने बोला कि ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है आपका नाभि, बराबर है। तो अगर आपने मेरे सिर से मतलब ओरिजिन लेके सेंटर ऑफ मास निकाला है, या पैर को ओरिजिन लेके सेंटर ऑफ मास निकाला, तो दोनों केसेस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ पे आएगी? मेरे नाभि पे ही आएगी, कहीं और पे आने वाली है। तो ये
फैक्टर्स है जिसके ऊपर सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है, और सेंटर ऑफ मास की इसेंशियलिटी, ये सब के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।